दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में हम मैकियावेली पर चर्चा कर रहे हैं। मैकियावेली की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कि मैकियावेली ने राज्य के विषय में क्या विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों, प्लेटो से लेकर अरस्तु और उनके आगे के विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति, राज्य के महत्व, राज्य के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है। अगर हम मैकियावेली की बात करते हैं तो मैकियावेली ने किसी क्रमबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है और एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य पर अपने विचार नहीं व्यक्त किए हैं। लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं, खासतौर पे डिस्कोर्सेस, उसमें कहीं कहीं पर राज्य के संबंध में मैकियावेली के विचार उद्गमित होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। मैकियावेली की राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विचारधारा है वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस हॉब्स से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि हॉब्स की ही तरह मैकियावेली का भी यही मानना था कि राज्य की उत्पत्ति से पहले एक अराजकता की स्थिति थी, एक एनार्की की दशा थी और जीवन संघर्ष में था। सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत थे और किसी भी तरह की स्थिरता का अभाव था। तो इस पाशविकता और हिंसा के वातावरण में मानव जीवन पनप रहा था और इस प्रकार से देखा जाए तो मनुष्यों के समक्ष अनेक कठिनाइयां भी थी। जीवन की अस्थिरता उन्हें परेशान कर रही थी, उन्हें तंग कर रही थी। तो जैसा कि हॉब्स मानते हैं, हॉब्स कहते हैं अपने दर्शन में, ठीक वैसे मैकियावेली भी कहता है कि इस विकट स्थिति से तंग आकर, विकट स्थिति कौन सी विकट स्थिति, यानी कि अराजकता की स्थिति, परस्पर संघर्ष की स्थिति, एक पाशविकता की स्थिति से तंग आकर लोगों ने यह तय किया कि उन्हें बहुत ही संगठित प्रकार से रहना चाहिए और इस प्रकार से उन्होंने एक शासक की स्थापना, शासक के निर्माण की दिशा में, शासक की एक संस्था के निर्माण की दिशा में सोचना शुरू किया। एक शासक बनाना सुनिश्चित किया जो न सिर्फ उनके जीवन की रक्षा करे बल्कि उनकी संपत्ति की रक्षा करे, उनको सुख और सुविधा प्रदान करे। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैकियावेली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन करते हैं, संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो की तरह। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है जो हमें समझनी चाहिए मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार हैं उसमें, कि मैकियावेली शक्ति को बहुत अधिक महत्व देता है और मैकियावेली कहता है कि शक्ति जो है वो केंद्रीय तत्व है। अगर हम मैकियावेली के इन विचारों को देखें तो कहीं ना कहीं से मैकियावेली की ये जो परिकल्पना है, ये जो हाइपोथेसिस है, वो इटली की जो राजनीतिक दशा थी उससे प्रभावित जान पड़ती है। ऐसा लगता है कि इटली में जो अराजकता जैसी स्थिति थी और परस्पर संघर्ष की स्थिति थी, इटली के जो विविध राज्य थे वो आपस में ही संघर्षरत थे, इससे कठिनाई पैदा होती थी, अराजकता की स्थिति होती थी। तो मैकियावेली की चिंता यही थी कि कैसे इटली का एक मजबूत देश के तौर पर, एक मजबूत राज्य के तौर पर एकीकरण किया जाए। तो मैकियावेली की ये परिकल्पना कि राज्य की स्थापना से पहले
परस्पर संघर्ष की अवस्था थी, पार्श्विक परिस्थितियां मौजूद थीं, लोग एक दूसरे के प्रति बेतहाशा जो हिंसा है उसका प्रयोग कर रहे थे, और इसी से निजात पाने के लिए, इसी से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने राज्य की स्थापना की। तो एक तरह से देखा जाए तो मैकियावेली के विचार ऐसा प्रतीत होता है कि ये इटली की उनकी जो समकालीन अवस्था थी उससे प्रेरित रहे होंगे। तो मैकियावेली राज्य की स्थापना इस आधार पर करते हैं कि राज्य से जीवन व्यवस्थित होगा, लोगों के जीवन में स्थिरता आएगी। लेकिन साथ ही साथ मैकियावेली एक बात और भी करते हैं कि एक राज्य को स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसे इस बात की ज़रूरत है कि वो लगातार अपना विस्तार करता रहे। एक तरह से साम्राज्यवादी सोच मैकियावेली की थी कि राज्य को कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए, राज्य को चाहिए कि वो लगातार अपने क्षेत्र में वृद्धि करता रहे। क्योंकि मैकियावेली मानता है कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है कि वो चाहता है कि लगातार वृद्धि होती रहे, लगातार वो तरक्की करता रहे, उसकी क्षमताओं का लगातार विस्तार होता रहे, उसकी शक्ति का लगातार विस्तार होता रहे। तो यही जो मैनिफेस्टेशन है मनुष्य के स्वभाव की, यही जो मनुष्य के स्वभाव की अभिव्यक्ति है, वो एक राज्य के रूप में भी हमें दिखाई देती है। तो विविध राज्य जो हैं वो इसी प्रकार से प्रयास करते हैं कि अपनी शक्ति में वृद्धि करते रहें, अपने क्षेत्र में विस्तार करते रहें, और इसमें सबसे स्थिर और मजबूत वही होता है जो सर्वोच्च शक्ति संपन्न होता है। थॉमस हॉब्स की बात यहां पर याद आती है। वो कहते हैं कि मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात भी शक्ति क्यों प्राप्त करते रहना चाहता है। मनुष्य क्यों चाहता है कि एक शक्ति का स्तर प्राप्त कर लेने के पश्चात वो एक उससे और भी उच्च स्तर पर पहुंच जाए। वो इसलिए नहीं चाहता कि उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, बल्कि वो इसलिए चाहता है कि कहीं उसकी शक्ति कमज़ोर ना पड़ जाए, कहीं उसकी शक्ति छीन न ली जाए। तो हॉब्स भी एक जगह इस बात का उल्लेख करते हैं। वो स्वयं पहले प्रश्न करते हैं कि मनुष्य शक्ति क्यों अधिक चाहता है, उसका जवाब भी देते हैं कि मनुष्य शक्ति इसलिए चाहता है कि उसे आसपास के वातावरण में ये चुनौती मिल रही होती है कि कहीं उसकी शक्ति उसके हाथ से छिन न जाए। तो इसी चिंता में वो लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहता है। मैकियावेली भी यही कहता है कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो और अधिक शक्ति प्राप्त करने का है, तो ये राज्य में भी परिलक्षित होता है। तो राज्य को चाहिए कि वो अपनी शक्ति और अपनी क्षमता का निरंतर विस्तार करता रहे, राज्य को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैकियावेली यहां पर सावधान भी करता है कि अगर कोई राज्य ऐसा है जो निश्चिंत हो जाता है कि उसके पास अब तो शक्ति आ ही गई है, तो उसे किसी तरह से विचलित नहीं होना चाहिए, किसी तरह से चिंतित नहीं होना चाहिए, अनावश्यक भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन राज्यों के विचार ऐसे हैं वो बहुत अधिक दिनों तक कायम नहीं रह पाते। और वो इस संबंध में रोमन साम्राज्य के का भी उल्लेख करता है। वो बताता है कि रोमन एक मजबूत स्थिति में थे, उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, वैभव और ऐश्वर्य का हर जगह निवास था रोमन साम्राज्य में। लेकिन रोमनों ने एक गलती की, उन्होंने चेष्टा नहीं की, उन्होंने प्रयास नहीं किए और अधिक शक्ति प्राप्त करते रहने के लिए। दोस्तों, आज 21वीं सदी में भी ये बात मानी जाती है कि अगर आपको एक जगह खड़े भी रहना है तो आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, आपको लगातार दौड़ते रहना होगा। अर्थात आज के दौर में एक जगह खड़े रहने के लिए भी ज़रूरी है कि आप लगातार दौड़ते रहें। इसका अर्थ ये है कि
अगर जहाँ पर मौजूद हैं, जिस स्थिति में हैं, अगर वो स्थिति ही बनाए रखना चाहते हैं, आप बहुत अधिक प्रगति नहीं करना चाहते, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। अगर आप संतुष्ट हो गए कि नहीं, हमें तो एक जगह मिल गई है, अब हमें क्या चिंता भविष्य की, तो आपकी वो जगह भी छिन जाएगी। मैकियावेली कुछ ऐसे ही विचार देता है। वो कहता है कि रोमनों ने गलती की, उन्होंने कोशिशें नहीं की, वो जहाँ थे वहाँ बने रहे। अगर वो लगातार प्रयास करते रहते तो रोमन साम्राज्य कभी भी डिसइंटीग्रेट या विघटित नहीं होता। तो ये बात मैकियावेली इस तर्क के साथ देता है कि राज्य के लिए ज़रूरी है कि वो लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहे। दोस्तों, आज के परिवेश में अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ख़ास तौर पर देखें तो वहाँ ये बात हमें साफ तौर पे दिखाई देती है कि प्रतिस्पर्धा चलती रहती है राज्यों के बीच, और जो यथार्थवादी मानते हैं वो उनके विचार में प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करना चाहता है और इसके लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसीलिए प्रत्येक राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है। जब हर राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है अधिक से अधिक, तो राज्यों में प्रतिस्पर्धा होती है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें अराजकता का एक तरह से बोलबाला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये विचार मैकियावेली से संबंधित प्रतीत होते हैं। मैकियावेली प्रिंस और डिस्कोर्सेस जो उसकी रचनाएं हैं उसमें इस बात का जिक्र करता है कि राज्य को लगातार बढ़ाए जाते रहने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि राज्य अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार करता रहे। तो कुल मिला के मैकियावेली के विचार जो हैं वो साम्राज्यवादी हैं। अगर हम राज्य के विषय में उसके विचारों की पड़ताल करते हैं, उसके विचारों के विषय में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैकियावेली की जो प्रवृत्ति थी वो साम्राज्यवादी थी। एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमें मित्रों की, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैकियावेली ने बहुत ही कोई वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही स्पष्ट रूप से राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। उसकी प्रत्येक बात पर एक बात का बहुत अधिक प्रभाव है कि इटली कैसे एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित हो। उसकी प्रत्येक विचार पर इस सोच का असर देखा जा सकता है और यहाँ भी वही बात लागू होती है। मैकियावेली ने न सिर्फ राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बल्कि इसके साथ साथ उसने ये भी बताया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, प्रिंस को कैसा होना चाहिए जिससे राज्य और मजबूत बने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसने बहुत सारी जो सलाह है वो राजा को या प्रिंस को दी है। वो कहता है कि राजा को बहुत ही व्यावहारिक होना चाहिए, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसा जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ साम की ज़रूरत हो वहाँ साम का प्रयोग करे, जहाँ दाम की ज़रूरत हो वहाँ वो दाम का प्रयोग करे, जहाँ दंड की ज़रूरत हो वहाँ वो दंड का प्रयोग करे, और जहाँ भेद की ज़रूरत हो वो निश्चित रूप से स्वतंत्र है, राजा स्वतंत्र है इन विधियों का उपयोग करने के लिए ताकि राज्य मजबूत बना रहे। और बहुत ज़रूरी है कि राजा को किसी भी बात से टिक कर नहीं रहना चाहिए, खासतौर पे नैतिक नियमों से। राजा को सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। उसने जो वचन दिए हैं ठीक है, उनका महत्व है, लेकिन वो उन वचनों का तभी पालन करे जब उसको लगे कि नहीं इससे उसके राज्य को फायदा होगा। अगर नहीं फायदा हो रहा तो वो वचन तोड़ सकता है, वो उनसे विमुख हो सकता है। पहले भी मैंने मैकियावेली के पॉडकास्ट में चर्चा की है मैकियावेली के अंतर्गत कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। मैकियावेली कहता है कि एक राजा में शेर जैसा साहस होना चाहिए तो लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही साहसिक निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर कोई शत्रु सीमा पर दबाव बढ़ा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई
भरपूर साहस से की जानी चाहिए, तो यहाँ पर शेर जैसे साहस की आवश्यकता है। लेकिन राज्य के ही अंतर्गत मान लीजिए कहीं पर कोई बगावत हो रही है, विद्रोह हो रहा है, या ऐसे तत्व मौजूद हैं जो राजा को नष्ट करना चाहते हैं, राजा की क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इनके खिलाफ एक राजा तभी जीत सकता है जब उसमें लोमड़ी जैसे गुण हों। तो दोनों प्रकार की गुणों की आवश्यकता है। वो षड्यंत्रों को तभी समझ सकता है जब उसमें ये दोनों तरह के गुण मौजूद हों उसके स्वभाव में। उसको चालाक और मक्कार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मक्कारी में भेड़ियों से कम होगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। अर्थात ऐसे लोग उसके राज्य में, ऐसे तत्व जो हैं, जो भेड़िए के स्वभाव के हैं, जो मक्कारी में बहुत आगे हैं, अगर राजा उनसे कम होगा तो राजा का नुकसान होगा, और जब राजा का नुकसान होगा तो राज्य का नुकसान होगा। राजा को चाहिए कि वो अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करता रहे। मैंने पहले ही कहा है, मैं केवल इस बात पर यकीन करता है कि माइट इज राइट, अर्थात शक्ति ही सत्य है। और अब तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मैकियावेली की जो राजनीतिक विचारधारा है उसके केंद्र में शक्ति है। पावर इज एट द सेंटर ऑफ Machiavellian thoughts. If we separate power from his thoughts, nothing is left. So power is absolutely at the center, at the pivot in the thoughts of Machiavelli. Machiavelli एक बात और भी कहता है, वो कहता है कि राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो विधि, जो नियम, जो कानून वो बनाता है राज्य के हित में, उसका पालन करवाना भी वो सुनिश्चित करे। ऐसे तत्व जो इन कानूनों से दूर भागना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ वो सख्त रुख अख्तियार करे, निर्ममता से कुचल दे ऐसे लोगों की सोच को जो कानून का पालन न करके राज्य को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। मैकियावेली राजा को सलाह देता है कि जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें राजा को रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत रखनी चाहिए। अगर राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी वो एक सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य बन सकेगा। तो बिना व्यापार और वाणिज्य के ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैकियावेली प्रिंस में राजा को सलाह देता है, परामर्श देता है कि उसे व्यापारिक गतिविधियों में भी रुचि रखनी चाहिए। वो राजा को यह भी सलाह देता है कि राजा को बहुत उदार नहीं होना चाहिए, उसको मितव्ययी होना चाहिए। उसको अपनी जो खर्चे हैं उसमें कमी करनी चाहिए, बेतहाशा खर्च नहीं करना चाहिए जिससे राजकोष में धन ही न बचे। अगर राजा ने किसी अन्य देश पर हमला किया है, वहाँ से जो संपत्ति प्राप्त की है उसे खजाने में नहीं रखना चाहिए, उसे राज्य के राजकोष में नहीं रखना चाहिए, बल्कि सैनिकों में बांट देना चाहिए, उसका वितरण करना चाहिए। जो प्रजाजन हैं उनमें ऐसे धन का वितरण कर देना चाहिए। एक और बात मैकियावेली कहता है कि जो राजा है उसको चापलूसों से निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए। चापलूस लोग राजा और राज्य दोनों के खिलाफ हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि द साइकोफेंस मस्ट बी डिस्करेज्ड बाय द प्रिंस। वो कहता है कि जो चापलूस हैं, जो फ्लैटरी करते हैं, उनको राजा को बहुत अधिक प्रश्रय नहीं देना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा कृत्रिम वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण राजा के समक्ष उपस्थित करते हैं जिसमें राजा जो वास्तविक स्थिति है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता और एक कठिनाई पैदा हो जाती है। प्रिंस में मैकियावेली कहता है कि राजा को सिर्फ योग्य मंत्रियों का चयन करना चाहिए, योग्य परामर्शदाताओं को चयन करना चाहिए, और योग्यता में जो सबसे बड़ी योग्यता है वो वफादारी है किसी व्यक्ति की। राजा तभी अपने मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में ऐसे मंत्रियों को शामिल करे जो जब राजा को पूर्णतः यकीन हो, पूर्णतः विश्वास हो कि अमुक व्यक्ति वफादार है। राजा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे सैन्य शक्ति का विस्तार करना चाहिए।
राज्य की रक्षा के लिए ज़रूरी है, राज्य के विस्तार के लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत सैन्य तंत्र हो राज्य में। उसे कभी भी जो भाड़े की सेना है, भाड़े के जो सैनिक हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एक अपने राज्य की नियमित सेना रखनी चाहिए। और ये ज़रूरी है कि मैकियावेली के हिसाब से कि एक राज्य तभी मजबूती से उभर सकता है जब उसमें एक सुदृढ़ सैन्य क्षमता हो। वो कहता है कि ज़रूरी है कि राजा सैन्य गतिविधियों में सक्रिय रुचि ले और एक मजबूत सेना का गठन करे। मैकियावेली कहता है कि जो अनुशासनहीनता है, जो ऐसे मित्र हैं जो अकृतज्ञ हैं, वो एक तरह से कायर होते हैं और इन लोगों से राजा को बच के रहना चाहिए। कला और साहित्य में रुचि के लिए भी मैकियावेली कहता है कि राजा को कला और साहित्य में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। इसके अलावा राजा को जो योग्यता है, निपुणता है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य में ऐसे व्यक्ति जो बहुत योग्य हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ऐसे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, उच्च पद प्रदान करने चाहिए। और राजा को दमन और दंड जैसे जो अप्रिय कार्य हैं, खासतौर पर निर्दोषों के प्रति, उनके खिलाफ कभी भी अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्ति का, राज्य के दंड का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा राजा करता है तो राजा के प्रति लोगों के मन में घृणा की भावना उत्पन्न होगी और यह भावना अंततोगत्वा राज्य को नुकसान पहुंचाएगी। एक स्थिर और मजबूत राज्य की स्थापना में बड़ी बाधा होगी। एक और बात है जो मैकियावेली कहता है कि राजा को एक बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर उसने किसी अन्य राज्य का क्षेत्र अर्जित कर लिया है, जीत लिया है, हासिल कर लिया है, फतेह कर लिया है, तो यहाँ की आवाम जो है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखने चाहिए। उनको ये अनुभव नहीं होने देना चाहिए राजा को कि वे विदेशी तत्व हैं, अन्य तत्व हैं, बल्कि उनको पूरी निष्ठा, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनको अपने भूभाग में शामिल करना चाहिए। तो कुल मिला के मैकियावेली के जो राज्य के उदय के जो सिद्धांत है, राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, उसके विषय में जो मैकियावेली की जो सलाह है, खासतौर पर प्रिंस में जो उसने बताया है कि राजा किस तरह का आचरण करे, इन सब बातों से एक बात तो तय है कि मैकियावेली कोई बहुत बड़ी दार्शनिक अभिव्यक्ति के लिए नहीं था। उसने कोई बहुत बड़ी दार्शनिक अभिव्यक्ति नहीं की है, न उसने बहुत अधिक परिभाषाओं के मकड़जाल में फंसने की चेष्टा की है। उसने ऐसे प्रयास नहीं किए हैं जिससे वो अनेक कठिन परिभाषाओं में, तकनीकी परिभाषाओं में फंस जाए। उसने कोई ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है विभिन्न विचारों के प्रतिपादन में। बस एक ही बात है कि मैकियावेली एक व्यवहारिक विचारक था। मैकियावेली की जो विचारधारा है वो एक तरह से राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत अधिक है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का जो व्यवस्थित वर्णन है, जैसा कि हमने प्लेटो में देखा, हमने अरस्तु में देखा, मैकियावेली की विचारों की साम्यता कदापि नहीं है। मैकियावेली राज्य कैसा होना चाहिए की तुलना में राज्य कैसा है पर अधिक विचार करता है। मैकियावेली प्रशासन कैसा हो राज्य का, और एक राज्य का जो विदेशी राज्यों से, जो अन्य राज्यों से जो संबंध है, उसका संचालन कैसे किया जाए, उस पर अधिक ध्यान देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रिंस में मैकियावेली ने एक व्यवहारिक पक्ष जो है प्रशासन का, शासन का, उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, ना कि किसी सिद्धांत विशेष की रचना की है मैकियावेली ने। तो एक तरह से हम सारांश में कह सकते हैं कि उसके जो विचार हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, और कोई विस्तृत अध्ययन उसने शासन
का नहीं किया है और किसी ऐसे विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो मित्रों, ये थे मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति और राजा के आचरण के जो विचार हैं उस पर हमने एक चर्चा की, उसका हमने विश्लेषण किया। आशा है आपको ये विचार समझ में आए होंगे। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।